महाराष्ट्र में विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में तमाम सियासी दल पूरी तरीके से सक्रिय हैं। बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बावजूद भी अन्य सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी उमेर जलाल साहब। उमेर जलाल साहब, जिस तरीके का चुनावी माहौल है महाराष्ट्र में, वहाँ एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति गठबंधन है। तो महायुति जो है वो दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी उसे सत्ता से उखाड़ने का दावा कर रही है। तो ऐसे में क्या समीकरण है समाजवादी का? अलीम भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूपी के चुनाव की नब्ज आपने 2022 और 2024 विधानसभा और लोकसभा दोनों का आपने बहुत जो है माइक्रो लेवल पे उसने आपने ऑब्जर्व किया है। और महाराष्ट्र में आपकी अपनी भी बहुत रिश्तेदारियां नातेदारियां हर जगह हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप खुद पिछले 5-6 रोज से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी चीज़ें जाहिर हो रही होंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो हालात बने हैं, कमोबेश 2024 का जो चुनाव हुआ है इंडिया और एनडीए अलायंस में, उसी के तर्ज पर ये आपका 2024 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी बहुत अहम भूमिका निभाने जा रही है, इसलिए कि पूर्व में समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत सी सीटों पे उनका अधिकार था और माइनॉरिटी सीटों पे समाजवादी पार्टी के एक समय में 4 से ज़्यादा विधायक हुआ करते थे। यहाँ बहुत से ऐसे नगर सेवकों की सीटें रही हैं जहाँ पर अगर मैं भिवंडी की बात करूँ तो एक वक्त में भिवंडी में 17 नगर सेवक खाली भिवंडी से हुआ करते थे और देवसे से 200 तक के आसपास के नगर सेवक पूरे उसमें हम लोगों के आया करते थे। तो हम लोग अपने जो भी हमारे वोट थे या जो भी हमारे वोटर थे उनको हम लोगों ने जो पिछले 2-3 इलेक्शनों में अपने सहयोगियों को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो कहना है कि त्याग की भावना जो है राजनीति में त्याग की कोई कदर नहीं होती, तो हमने पिछले 2 चुनावों में बहुत त्याग किया और त्याग का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसको अपना परंपरागत सीट समझ ली, जबकि वो कभी जीते नहीं, हमेशा वो हारे हैं। अगर मैं बात करूं भिवंडी वेस्ट की, तो भिवंडी वेस्ट में 2014 में हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक रशीद ताहिर मोमिन साहब हुआ करते थे। उसके बाद हमने इसको कांग्रेस के खाते में दे दिया। 2 बार हम नहीं लड़े और दोनों बार कांग्रेस यहाँ से हार गई। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर पहला दावा बनता था, क्योंकि हमारे यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। और उससे पुरानी बात, सबसे पुराने विधायक समाजवादी पार्टी के हमारे सरपरस्त जनाब मोहम्मद अली खान साहब हैं। वो समाजवादी पार्टी के भिवंडी के पहले विधायक थे। अब हम बात करते हैं भिवंडी ईस्ट की। तो भिवंडी ईस्ट में आप देखिएगा कि पिछले 25 सालों में जब मैं बंगवामा से यहाँ आया, इलाहाबाद से पहली बार भिवंडी में आया, तो मैं भिवंडी को लेकर के बहुत मेरे प्रिस्क्रिप्शन से भिवंडी बॉम्बे जैसा बड़ा शहर है, बहुत कारोबारी निस्बत से बहुत साइलेंट, बहुत साउंड है, बहुत अच्छे यहाँ पे लोगों के रिहाइश के इंतज़ाम होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत अच्छा होगा, लाइट बहुत अच्छी होगी और सारी चीज़ें होंगी। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर तरफ जो है त्राही त्राही मची हुई थी। अलीम भाई, सड़कों की आलम यह है कि टूटी टूटी सड़कें पड़ी हैं। आप अगर थोड़ा सा लापरवाही बरतेंगे तो आपकी टांगें टूट जाएंगी या तो पैर मोच खा जाएगा। आप अगर बावजू निकल रहे हैं और अंधेरे में आप मगरिब के बाद चल रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मालूम, आपको गलियों से गुजर के किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मैं आपसे शर्त लगा के कह रहा हूँ कि आपका वज़ू जो है वो फौत हो जाएगा, आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कों पे पानी है, गंदगी का अंबार है। कोटलर गेट मस्जिद के पास मैंने जुमे की नमाज़ 2 जुमा पहले मैंने वहाँ पढ़ी। मुझे बहुत शदीद अफसोस है कि मस्जिद के गेट के बाद इतना बड़ा कूड़े का ढेर है। जब मैं नमाज़ पढ़ने गया तो कुछ देर तक मैं वज़ू करने के बाद मेरे अंदर से तबीयत बहुत भर गई थी। यार, क्या हम लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं? क्या भिवंडी जैसे शहर में मुसलमानों की इबादत गाहों के जगह पे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है? ये टूटी सड़कें, ये कूड़ों का अंबार, ये तंग गलियाँ, इसका जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र विधानसभा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी में शामिल है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोग भी, कांग्रेस खासकर, उनका आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार रही है जिस पे कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल होने, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से 2 सीटें समाजवादी को दी गई, भिवंडी और गोंडी, इसके बाद भी अन्य 5 सीटों पर आप लोगों ने प्रत्याशी उतार दिया, जबकि आप गठबंधन में भी शामिल हैं। पहली बात यह कि अगर आप किसी से दोस्ती रखते हैं तो दोस्ती का जज्बा आपको दिखाने की ताकत होनी चाहिए। आपने हमको 2 सीट दी नहीं है, वो 2 सीट हमारी थी। गोवंडी यानी आसिम भाई की सीट और भिवंडी ईस्ट वो हमारी थी, हम उस पर विधायक थे। हमें आपके किसी तरह के ताउन की या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी उन सीटों पे, वो हमारा हक था। आप अगर गठबंधन में हमको शामिल कर रहे हैं और आपने अगर हमको शामिल किया है तो आपको बड़ा दिल रखना होगा। ईस्ट और वेस्ट भिवंडी की दोनों समाजवादी का घर है।
ठीक है, तो वो हमारा हक था। बाकी जिन 2 सीटों पे हमने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो धुलिया थी और एक मालेगांव थी। मालेगांव और धुलिया में एमआईएम के विधायक थे, वहाँ हमारा कांग्रेस से या हमारे किसी भी सहयोगी गठबंधन से हमारी लड़ाई नहीं थी। हम सिर्फ आपसे एक ही एक्स्ट्रा सीट पे तो अपनी दावेदारी कर रहे थे, उस एक्स्ट्रा सीट पे जो हमारा घर था, हम अपने घर को वापस आना चाहते हैं। तो क्या हमको हमारे घर में वापस आने से, दाखिल होने से आप हमको रोकेंगे? क्या आपकी नीयत ये है कि आप ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के लोग अपना प्रचार प्रसार करें या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाएं? आप रोकना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की क़यादत यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर न निकले, या जो भिवंडी के अंदर जो लोग हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नगर सेवक हैं, जो लोग हमारे काम कर रहे हैं संगठन के, क्या वो लोग कभी बड़े ना हों? यानी कि आप पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई भिवंडी में लोकल कैंडिडेट दिया होता कांग्रेस से, तो एक बार शायद समाजवादी पार्टी ये बात सोचती। पिछले 2 महीनों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 सीटों का उनको जो है पूरा एक लिस्ट जो है शॉर्टलिस्ट करके कांग्रेस को भेज दी थी। आपने उसमें नेगोशिएट करते रहे, आपने कहा ठीक है हम इसमें से 8 और 10 आपको देंगे। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए 18 तारीख को, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मालेगांव में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो सबसे पहले घोषणा करके हमने ये बता दिया कि हम यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। जब हम लड़ने जा रहे हैं तब तो हमारी आपके बीच में सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में थी। उसके बाद आपको क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ उम्मीदवार उतारने की? आपके तमाम तर्क एक तरफ, लेकिन इससे नुकसान तो जो सो कॉल्ड सेकुलर दल, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, महाविकास अघाड़ी में शामिल, उन्हीं को हो रहा है। भाजपा और मायावती गठबंधन को तो फायदा ही इससे हो रहा है आप लोगों के आपसी लड़ाई में। अगर सेकुलर की लड़ाई है तो सॉरी टू से, जो उम्मीदवार कांग्रेस के यहाँ आए हैं वो सेकुलर विचारधारा के नहीं हैं। वो एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिस विचारधारा का विरोध गांधी आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा का विरोध लोहिया आइडियोलॉजी करती है। तब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच एक और पार्टी है जो पूरी तरीके से सक्रिय है, इसके कई विधायक भी हैं, एमआईएम के जो 2 बड़े लीडर हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो लगातार पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं और वो जो टारगेट पे उनके हैं वो समाजवादी पार्टी है। उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार रही जहां हमारे सिटिंग विधायक थे, जहां मुस्लिम आबादी है, जहां से मुसलमान विधायक हो सकता था। अगर ये कौम की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग भी, तो फिर उस जगह से प्रत्याशी उतारना जहां पर एमआईएम का ऑलरेडी विधायक है। और ये समाज, उनका कहना ये है, उनका तर्क ये है कि समाजवादी के लड़ने से यहाँ पर जो मुस्लिम क़यादत है उसका नुकसान होगा, भाजपा और मायावती के प्रत्याशी कामयाब होंगे। क्या कहेंगे? मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के विधायक हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब से पहले 35 साल निहाल अहमद साहब वहाँ पर विधायक हुए, जो जनता दल से विधायक रहे। निहाल अहमद साहब की बेटी शान हिंद समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। अगर नेहरू फैमिली से या किसी फैमिली से कोई भी आदमी लड़ता है, या मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किसी जगह से लड़ते हैं, या उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई अगर उनकी सीट से लड़ता है, तो क्या उसका हक देने से हम मना कर देंगे? क्या निहाल अहमद साहब के इंतकाल के बाद उनकी बेटी शान हिंद का हक ख़त्म हो गया है वहाँ पर? जब निहाल अहमद साहब नहीं रहे तब लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब को मौका दिया, और 5 साल बाद मुफ्ती इस्माइल साहब को मौका देने के बाद इतने घुटनों तक पानी था, गाड़ियाँ पलट गईं, टेम्पो पलट गई, ऑटो, जिस दिन वहाँ पर बारिश हो रही थी और हम लोग वहाँ पे गए थे, कीचड़ों का अंबार था। यानी जिस मस्जिद में मुफ्ती इस्माइल साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उस मस्जिद के बाहर घुटनों तक पानी था। विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब के मस्जिद के बाहर घुटनों तक पानी था। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या काम किया? क्या आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं? आपके पास क्या कोई दूसरा समीकरण वोट तक पानी था? विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब के मस्जिद के बाहर घुटनों तक पानी था। तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने क्या काम किया? क्या आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं? आपके पास क्या कोई दूसरा समीकरण वोटों का जुड़ रहा है? क्या इस पोलराइजेशन के दौर पे जब एक पार्टी विशेष विचारधारा के तहत अपने आप को प्रमोट कर रही है, तो क्या आप उस विचारधारा के तहत हिंदुस्तान के अंदर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है? क्या हिंदुस्तान के अंदर हम अक़लियत होने के नाते मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के हक़ और हुकूक़ ख़त्म हो जाएं? क्या हमारा उनसे दोस्ताना संबंध या दोस्ताना रिश्ता नहीं होना चाहिए? क्या हम ये भूल गए कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तेह किया तो मक्का फ़तेह करने के बाद सबको अपने अमान में ले लिया? कोई घर, कोई किला, कोई मस्जिद में रहने वाले लोगों को भी उन्होंने अमान से बाहर नहीं रखा, सबको उन्होंने जो है माफ़ी दी। तो क्या हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हमारे रसूल ने हमको जो दिया है तालीम, क्या हम ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? हमारे दीन ने हमको अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान बताया है। तो क्या हम अपने हम वतनी भाइयों से नफ़रत फैला करके
वोट मांगेंगे, नहीं, ऐसे क़यादत नहीं होती। आप पोलराइजेशन करके, मैं सॉरी टू से अकबरुद्दीन साहब इज़ अ वेरी गुड लीडर, मैं बहुत अच्छा उनको जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ में उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, लेकिन एज अ लीडर वो मेरे सामने, मेरी निगाह में वो फेल्योर है, क्योंकि वो अपने साथ दूसरे समाज के लोगों को जोड़ नहीं पाए। आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको दूसरे समाज के लोगों का आपके साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट सवाल आपसे, एक तरफ कटेंगे और बटेंगे का नारा, दूसरी तरफ आप लोग आपस में ही बट रहे हैं, महाविकास अघाड़ी जो है वो आपस में ही बट रही, तो ऐसे में कटेंगे बटेंगे का कितना मुकाबला कर पाएंगे आप लोग? देखिए, ना हम कट रहे हैं ना हम बट रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, जुड़ इसलिए रहे हैं कि कहीं कहीं पर भी दोस्ताना लड़ाई होती है। जैसे मान लीजिए घर में बंटवारा हो रहा है, आदमी घर में रहता है, आंगन खुली है, कोई आदमी कहता है आंगन का मुझे जो है मगरबी हिस्सा चाहिए, कोई कहता है मुझे पूर्वी हिस्सा चाहिए, तो माँ बाप कहते हैं चलो पहले जहाँ रह रहे हो उसमें रह लो, बाकी जो है बाहर के आंगन जो है उसको बनाने का वक्त आएगा तो देखेंगे। तो समझिए बाहर का आंगन है, खुला आंगन है, इसमें जो आदमी अपना पेड़ लगा लेगा उसका फल जो है, यहाँ के आवाम अच्छे फलों के साथ जो है उसमें छायादार रहेगी, अच्छे फल खाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस दोस्ताना लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला हम आपको अच्छे संदेश के साथ, और जीतने के बाद तो हम कहाँ जा रहे हैं, जीतने के बाद भी तो हम महाविकास अधिकारी का जो है उसी के साथ तो MVA के में ही तो हैं। और समाजवादी पार्टी आज तक कहाँ टूटी, आप बताओ, आप बताओ मुझे। पिछले 20 साल से मैंने देखा हो किसी ने कहा हो समाजवादी पार्टी टूट गई हो, टूटा कौन? कांग्रेस। NCP कहाँ से निकली? कांग्रेस से निकली। टूटे कौन? शरद पवार जी से एकनाथ शिंदे, ये टूटे हैं ना। समाजवादी कहाँ टूटी? समाजवादी एक थी तब भी मजबूत थी, समाजवादी आज 2 है तब भी मजबूत है, समाजवादी 4 थे तब भी मजबूत थे। तो हम तो हमेशा अपनी जगह पे हैं। अब हम अपने घर को बड़ा कर रहे हैं, खिड़की दरवाज़ों को बेहतरीन कर रहे हैं। अब हम अपने समाज के, अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और अब हम आगे मेयर भी लड़ाएंगे भिवंडी के अंदर। उसके बाद हम राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं राजनीतिक विचारधारा के लोगों के, वो हम लोग करेंगे। कहीं लोग राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक क़यादत खड़ी करेंगे। महाविकास अघाड़ी की जीत को लेकर कितना स्वस्थ हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है, बढ़िया लड़ाई हो रही है। लोकतंत्र का खूबसूरत नज़ारा जो देश का होता है, एक हेल्दी लोकतंत्र जो देखने को मिलता है। आज मैंने कहीं पढ़ा कि बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि कटेंगे और बटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये इस बात की पहली निशानी है कि समाजवादी विचारधारा जो सबको जोड़ने की बात कर रही है उसका पैगाम महाराष्ट्र में आ चुका है। तो जब बीजेपी के नेता उस पैगाम को मानने को तैयार हो गए हैं तो महाविकास अधिकारी के नेता भी इस बात को मानेंगे। और अखिलेश जी की क़यादत को और जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की पिछले 40 सालों की जो मेहनत और जो कुर्बानी है, उनका जो जज्बा है, वो अमीर और गरीब और उत्तर भारतीयों के साथ जो इत्तेहाद करके जो उनके हक़ और हुकूक़ की लड़ाई करते हैं। जब लोग किसी को, उत्तर भारतीयों को भैया कहते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ उठती है जिसका नाम है जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रभारी उमर जलाल साहब, जो अपनी जीत को लेकर बड़ी पूरी तरीके से अस्वस्थ थे और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। और TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।